यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम देने वाले हर भाई, हर बहन, हर शेर, हर शेरनी का स्वागत है आज की इस 100 प्रश्नों की श्रृंखला की वीडियो में। साथियों, आज के इन प्रश्नों में हम जानेंगे, आज के इस प्रश्नों में जानेंगे 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। मात्र 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। 30 मिनट की वीडियो बहुत है, बस हो जाए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि बेम्बाद झील किस राज्य में स्थित है। साथियों, जब बात करें बेम्बाद झील किस राज्य में स्थित है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई कर्नाटक में भाई बेम्बाद झील स्थित है, यानी कि ऑप्शन हमारा जो जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ हमारा जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। जब बात करें कि भाई सांभर झील किस कौन सी झील है तो आप कहेंगे खारे पानी की झील जो है सांभर झील है, और ये किस राज्य में स्थित है तो आप कहेंगे भैया खारे पानी की जो हमारी झील है सांभर झील वो भैया राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है भैया? राजस्थान में स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर प्रश्न का देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जब बात करें कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो आप साथियों कहेंगे, आप जो कहेंगे नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात जो है स्थित है, यानी कि ऑप्शन जाएगा हमारा डी के साथ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर प्रश्न का देखिएगा, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जब प्रश्न करें कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए के साथ, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है, ठीक है, शरावती नदी पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सुपरफास्ट वीडियो में सुपरफास्ट तरीके से आज के 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो भाई वीडियो को उस पर बने रहिए, क्योंकि ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। ईमानदारी में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बसी नहीं, यहाँ पर बांटती है, क्या कहलाती है, ठीक है। जब बात करें कि वह रेखा, वह काल्पनिक रेखा, देखिए पृथ्वी हमारी है, देख सकते हैं आप, ये हमारी पृथ्वी है, और इसमें जो काल्पनिक रेखा है एक जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है तो उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर साथियों मकर रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो बराबर 2 भागों से बांटती है इसी काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। हमारा ऑप्शन जाएगा ए के साथ, भूमध्य रेखा जो है हमारा ऑप्शन जाएगा। पृथ्वी के बराबर 2 भागों में काटने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बार देखिएगा कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। जब प्रश्न की बात करें इस तरह कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है तो साथियों आप कहेंगे किसके बराबर होती है तो 6 नंबर की बात करें तो भैया इसका ऑप्शन जाएगा बी के साथ, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर के बराबर होती है, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, इसमें जो ये बनी होती है ये मात्र 111 किलोमीटर पर बराबर होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। समझाते हुए चलें या फिर स्पीड से चलें, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, यहाँ पर समझाने का टाइम नहीं है। अब आपको 1 शॉट रिवीजन सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। आपने तो पढ़ लिया होगा, तो रिवीजन के तौर पर ये वीडियो बन रही है, इसमें आप ये मत समझिएगा कि भाई समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही स्पीड लेकर चल रहे हैं। 100 क्वेश्चनों को मात्र आपको आपके समय का ध्यान रखते हुए 30 मिनट में 100 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है। जब ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है तो आप कहेंगे भैया घटती है, ठीक है। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की जो प्रकृति होती है वो घटती है, इस बात को ध्यान रखना। 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहा कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। जब बात करें कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ मोटी होती है सबसे, क्या हथेली पर त्वचा सबसे मोटी होती है, तलवे पर, सिर पर, या फिर धड़ पर। सिर पर बिल्कुल गलत है, धड़। बताइएगा 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तलवे पर। तलवे की जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है, जो मानव शरीर में तलवा होता है उसकी जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है। ऑप्शन जाएगा हमारा बी के साथ, ऑप्शन जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। देखिए यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका की बात की गई है, तो आप कहेंगे कि हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। जब प्रश्न की बात करें तो भैया आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि तंत्रिका कोशिका जो है वो मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। ठीक, सबसे लंबी सेल की बात की तो आप कहेंगे तंत्रिका सेल जो है सबसे लंबी सेल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ऊँट का कुबर किस स्रोत के लिए होता है। किस स्रोत के लिए होता है भाई? ऊँट का जो कुबर होता है हमारा इस तरह कुछ होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह कुबर होता है, तो जो हमारा ये कुबर होता है ये जो है किसके लिए होता है तो आप कहेंगे भाई पानी, दूध, प्रोटीन या फिर वसा स्रोत के लिए होता है, तो भैया वसा हमारा ऑप्शन जाएगा। तो 10 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो वसा के साथ जाएगा, हमारा ऑप्शन जाएगा वसा के साथ। जो भैया ऊँट का कुबर होता है वो वसा स्रोत के लिए होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर प्रश्न करा कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। जब बात करें कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है तो आप साथियों कहेंगे कि निकेल।
निकेल जो है भाई ये जो है पृथ्वी के केंद्र पर पाया जाने वाला एक चुंबकीय पदार्थ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर कह रहा है, देखिएगा एक बार 13 नंबर जो कह रहा है हमारा प्रश्न, देखिएगा एक बार साथियों। कह रहा है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। जब बात करें उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है तो साथियों आप कहेंगे कि भाई उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन हमारा जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन हमारा स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा है कि देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जो है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक जो है स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ। जब इस तरह की प्रश्न की बात करें तो आप कहेंगे भैया कि ऑप्शन सी कर्नाटक, कर्नाटक में भैया रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जब 15 नंबर की बात करें तो कहेंगे भैया कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक अग्रणी उत्पादक राज्य है। जब प्रश्न इस तरह बात करें 15 नंबर जो सही आंसर होगा ऑप्शन जाएगा ए के साथ, यानी कि हमारा गुजरात जो इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अरे भैया चीनी का कटोरा पूछे किस राज्य को कहा जाता है साथियों, तो आप कहेंगे कि भैया चीनी का कटोरा हमारा उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जब गन्ना उत्पादन पूछे कि गन्ना उत्पादन सबसे सर्वाधिक प्रथम पर कौन है तो उत्तर प्रदेश है, और चीनी का कटोरा भी इसे ही कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भैया डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे 17 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सीमेंट जो है ये डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन जाएगा ए। तो डालमिया सीमेंट आती है एक, उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा मोटापा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण होता है। जब बात करें मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे भैया वसा ऊतक के कारण जो हमारा होता है वो मोटापा होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। तो निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है। भाई ऊतक का उदाहरण क्या है, मस्तिष्क, यकृत, अमाशय या फिर रक्त। जब बात करें भाई ऊतक का एग्जाम्पल क्या है तो आप कहेंगे कि रक्त जो हमारा है, जो ब्लड हमारा है वो ऊतक का एक एग्जाम्पल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देखिएगा स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। जब बात करें कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है तो आप साथियों कहेंगे, आप क्या कहेंगे बताइए एक बार। आप जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर भाई 100 किलोमीटर इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं। ठीक है, जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं। प्राचीन ग्रह तो मानते हैं लेकिन भाई वो हमारा साइंटिफिक दौर पर एक ग्रह नहीं है, तो भाई इसका कौन सा मंगल, शुक्र, शनि या फिर सूर्य। तो भैया हमारा ऑप्शन जाएगा भैया वो किसके साथ जाएगा, 21 के साथ जाएगा, 21 के नंबर ए के साथ जाएगा, क्योंकि भाई जो हमारा सूर्य है वो एक ग्रह नहीं है, वो एक तारा है। ठीक है, सूर्य हमारा एक ग्रह नहीं है, वो एक क्या है, वो एक भाई तारा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक ग्रह नहीं है, बाकी मंगल, शुक्र, शनि सारे एक ग्रह हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन ए, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। सबसे लंबा दिन या सबसे बड़ा दिन की बात करें तो भाई आप कहेंगे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कह रहा है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है तो आप कहेंगे भैया कि पृथ्वी जो है तीसरे नंबर का ग्रह है, तृतीय क्रम का ग्रह है दूरी की दृष्टि से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कह रहा है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जो है वो जनजाति कौन सी है तो आप कहेंगे भैया उरांव हो, संथाल या फिर मुंडा। तो भैया 24 नंबर जो प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कह रहा है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। जब इस तरह की प्रश्न कहे तो आप कहेंगे भाई कि ऑप्शन बी भारत इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पूछेगा कि थारू जनजाति पाई जाती है। जब कभी कहे कि थारू जनजाति है वो पाई जाती है तो आप कहेंगे तराई प्रदेश में, तराई क्षेत्रों में जो है थारू जनजाति निवास करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर प्रश्न कहे कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, यानी कि सूर्य के जो बाह्यतम परत है उसको हम क्या कहते हैं तो आप कहेंगे साथियों सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं तो हमारा भाई किरीट जो है सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बार देखिएगा कि रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाने को क्या कहते हैं। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए के साथ सेरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन जाएगा हमारा ए के साथ जाएगा।
और भाई बता दूं कि आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हॉल में खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए जब ज्ञान लें तो पूरा लें, क्योंकि आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, तो हर शेरनी से यही कहूँगा कि ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि ईमानदारी में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। जब बात करें कि मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है तो आप साथियों कहेंगे, आप जो है कहेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, तो भैया मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। और 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे भैया 30 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, रेगुड़। रेगुड़ जो है हमारे भारत में काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है। जब बात करें कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है तो आप कहेंगे साथियों, आप जो है कहेंगे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इन सभी में। तो वही काली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है तो जो ऑप्शन जाएगा वो वहाँ जाएगा, इसका सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, विश्व का सबसे गहरा भाग किस सागर में स्थित है। भाई विश्व का सबसे गहरा भाग किस सागर में स्थित है तो आप कहेंगे साथियों कि प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा जो है भाग जो है सागर है, प्रशांत महासागर, इस बात को ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पाई जाती है। क्षोभ मंडल में बिल्कुल नहीं पाई जाती है, ना ही संताप मंडल में, ना ही बहिर्मंडल में। लेकिन भाई हमारा जो संताप मंडल है इसमें भाई क्षोभ जो है ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को फिर वापस कर देती हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो भाई हमारा जो समताप मंडल है ये बहुत अच्छा करता है ओजोन परत से, हमारी ओजोन परत। ठीक है, इसी में पाई जाती है समताप मंडल में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कह रहा है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। जब बात करें कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है तो आप साथियों जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, आंध्र प्रदेश में भाई कोलेरू झील स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं। जब प्रश्न की बात करें भाई नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो आप कहेंगे साथियों कि भाई नर में की बात करें, नर में जो होते हैं XY होते हैं, नर में जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, ये भाई नर में गुणसूत्र होते हैं। और जो हमारे महिलाओं में गुणसूत्र होते हैं वो हमारे भाई XX गुणसूत्र होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। कह रहा है देखिएगा एक बार, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल आप लोगों ने देखा होगा, इसका आवरण किससे बना होता है, प्रोटीन का, अंडे छिलके का, सेलुकस का या फिर स्टार्च का। जब बात करें कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है तो आप कहेंगे स्टार्च से भाई कैप्सूल का आवरण बना होता है। 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो शहद में मुख्यतः होते हैं। ठीक है, शहद में मुख्यतः होते हैं। आपके एग्जाम हॉल में सारे प्रश्न देखे हुए मिलेंगे। इस एग्जाम टूल से भले ही क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, बस आप उसमें कंफ्यूज मत होना। जहाँ पूछे कि शहद में मुख्यतः होते हैं या किसी तरह प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए, तो आप कहेंगे भाई 37 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा वो ऑप्शन जाएगा बी के साथ, कार्बोहाइड्रेट। पूछेगा इसमें से कार्बोहाइड्रेट किसमें होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने, उसमें से एक ऑप्शन दे देगा शहद। तो भाई आप शहद लगा के आना, क्योंकि भाई क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है, बाद में इसमें गलती मेरी ही निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जामिनर के ऊपर है कैसा आपके एग्जाम हॉल में रखता है। बाकी क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में पढ़े हुए आएंगे, कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन अपवाद हो सकते हैं लेकिन बाकी सब सारे नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल समझिएगा, किस लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम यहाँ को बताते हैं, एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन अपने हिसाब से माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न की बात करें, साथियों कहेगा कि निम्न में से कौन भारत के झीलों का जिला के रूप में जाना जाता है। भारत के झीलों का जिला के रूप में जाना जाता है तो आप कहेंगे साथियों कि भैया जो नैनीताल है वो भारत के झीलों का जिला के रूप में जाना जाता है, नैनीताल। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ हमारा इसका जाएगा। 39 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जब बात करें कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेडक्वार्टर ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, तो आप कहेंगे साथियों इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, मुंबई में भैया एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। कह रहा है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। जब बात करें कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो आप कहेंगे भैया जी चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। उससे पहले बता दूं कि भाई यूपी ट्रिपल सामान्य ज्ञान की क्लास प्रोवाइड हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर आप सभी साथी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल के होम पेज पर जाएंगे, आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको भाई यूपी ट्रिपल 2025 में सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चन कराए हैं मात्र 30 मिनट की वीडियो में। ठीक है, ये भी देख लेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 50 प्रश्न कराए हैं, ये भी आप जाकर देख सकते हैं। 2-3 वीडियो इसकी भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद यूपी ट्रिपल एग्जाम 2025 पॉलिटिक्स जिसमें कवर कराया, ज्योग्राफी, स्टडी, जीके, साइंस, हिस्ट्री और हिंदी भी कवर कराया है, जो कि यूपी पर में पूछते हैं प्रश्न, ये मैंने कराया है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद आप चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आप जो है
हमारे चैनल पर जाइए, उन वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इस आप पर निर्भर करता है कि आप भाई क्या करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। कह रहा है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है। जब बात करें कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है साथियों, तो आप कहेंगे कि भाई गुजरात में गिरनार पहाड़ी स्थित है, यानी कि ऑप्शन हमारा जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जब बात करें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आप साथियों कहेंगे कि उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल समुद्री पार्क जो है वो कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे साथियों कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। कह रहा है, किस ऊतक के नाखून खुर और सींग बनते हैं। किस ऊतक से नाखून खुर और सींग बनते हैं, तो आप कहेंगे भाई आपने प्रोटीन और विटामिन में पढ़ा होगा ये ठीक है। तो जो है कौन सा ऊतक है वो जिससे नाखून और खुर और सींग बनते हैं, तो आप सभी जानते होंगे। 44 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो सी के साथ जाएगा, क्रिएटिन के साथ। क्रिएटिन जो है ये हमारा, इससे ही हमारे खुर, नाखून और सींग बनते हैं। यानी कि 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है। 45 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन 20 आ जाएगा, असोम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चलिए बात क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है। पूछेगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है, तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे भैया कि गुजरात की जो तटरेखा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। ठीक है, इस बात को आप तटीय रेखा पूछे तो गुजरात लगाना। ठीक है, ये बात होती है क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। कह रहा है, देखिएगा एक बार, दांत का शिखर किसका बना होता है। दांत का शिखर किसका बना होता है, तो आप कहेंगे 47 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, एनामिल से बना होता है, सी जिसका सही आंसर होगा। चलिए बात क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। कह रहा है, एक बार देखिएगा कि देशांतर की संख्या कितनी है। देशांतर जो हमारे हैं वो कितनी संख्या देशांतर की, तो आप कहेंगे कि भैया 360 देशांतर हैं, 360 देशांतर हैं। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। देशांतर 360 हैं और अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश की बात करें साथियों तो आप कहेंगे कि भाई 181 अक्षांश हमारे हैं और देशांतर 360 हैं। वहीं पर बात करें साथियों 50 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिएगा, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है। ठीक है, वह अक्षांश रेखा कौन सी है जिस पर सदैव दिन रात की अवधि जो है समान रहती है, यानी कि 50 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन जाएगा 50 का ए, यानी कि भूमध्य रेखा। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती रेखा, काल्पनिक रेखा है, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा भाई जब यहाँ से सूर्य आएगा तब भी यहाँ पर, और यहाँ से सूर्य आएगा तब भी, यानी कि किसी भी तरह सूर्य आएगा तो भाई यहाँ पर दिन रात की जो अवधि है वो समान रहती है, ना ही दिन बड़े होते हैं ना ही रात बड़ी होती है, सब के सब समान रहते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न का है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन हो सकता है, वो केवल एक हो सकता है, लेकिन वो कौन है, तो बताइएगा प्रश्न, तो बताइएगा साथियों कि प्रधानमंत्री हो सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी है। जब बात करें कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी है, तो आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे कि ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। जब बात करें कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है, तो साथियों आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे भैया सामवेद। सामवेद को भाई जो है संगीत का मूल वेद कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जाएगा डी के साथ। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना और जड़ी बूटियाँ का उल्लेख है अथर्ववेद में। और चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न की बात करें तो आप कहेंगे कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो आप कहेंगे साथियों इसका सही आंसर होगा वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। यह प्रश्न बार बार किसी न किसी तरह पूछता है, तो भाई पहला उपदेश कहाँ दिया, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की, तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं भगवान बुद्ध से, क्योंकि इतिहास के प्रश्न तो पूछेगा। ठीक है, तो 55 नंबर का ऑप्शन जाएगा डी के साथ जाएगा, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। कह रहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या नारा किसका है। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है, तो आप कहेंगे साथियों कि सुभाष चंद्र बोस का नारा है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 नंबर कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। जब बात करें कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो आप कहेंगे कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न की बात करें तो ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। जब बात करें कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे साथियों कि केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी के साथ हमारा इसका जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु
बम गिराया था? तो भैया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम जो है गिराया था? तो 59 नंबर का जो ऑप्शन जाएगा वो नागासाकी और हिरोशिमा दोनों पर भाई बम गिराया था, यानी कि ऑप्शन हमारा जाएगा सी के साथ जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात क्वेश्चन नंबर 60 की ओर कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? जब बात करें कि ओलंपिक जो ध्वज पर अंकित 5 छल्ले हैं वो किसके प्रतीक हैं, तो आप कहेंगे भाई कि 5 महासागरों के प्रतीक हैं। ठीक है, 5 छल्ले हैं तो 5 महासागर के प्रतीक हैं। और वहीं पर 61 नंबर बात करें तो कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की जब पूछे तो सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आप बताइएगा। 61 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो गोमती सूरज। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? जब बात करें कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे कि ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक रचना है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि ऑप्शन जाएगा वो बी के साथ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर कह रहा है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? ठीक है, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो आप कहेंगे ऑप्शन हमारा जाएगा 63 नंबर का, वो बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में अभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो 64 नंबर प्रश्न की बात करें, वो जो क्वेश्चन था 63 नंबर, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है, इसलिए उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की? तो आप कहेंगे 64 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसकी रचना? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की। कह रहा है कि इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के दौरान कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं? प्रश्न जब कहे 65 नंबर का, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन डी दलवीर भंडारी जो थे वो उच्चतम न्यायालय के जो है दलवीर भंडारी न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की ओर कह रहा है प्रश्न, देखिएगा एक बार कि बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए। बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए भाई, जब आग लग जाए तो क्या आपको तेजाब डालना चाहिए? तेजाब डालोगे और दिक्कत होगी। रेत, बिल्कुल सही, रेत से भाई आपकी जो आग होती है, चाहे वो पेट्रोल से लगी हो या बिजली की आग से लगी हो, तो भाई रेत से जो है आग हमारी वो बुझ जाएगी, और पानी डालेंगे तो भाई आप आग को और तेजी कर देंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन हो जिसका ऑप्शन जाएगा हमारा वो जाएगा सूखी रेत के साथ। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के नाम पर रखा गया है? ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के नाम पर रखा गया है? तो आप कहेंगे साथियों कि ऑप्शन सी इंग्लैंड के नाम पर रखा गया है। क्या रखा गया है? ग्रीनविच मीन टाइम रखा गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मात्रा के द्वारा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है? जब पूछे इस तरह के प्रश्न की, तो आप कहेंगे साथियों कि प्लाज्मा जो है ये जो है मात्रा के द्वारा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है, क्या है? प्लाज्मा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। ठीक है, नागालैंड की राजधानी जब पूछे तो नागालैंड की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की जो एक राज्य है नागालैंड, उसकी राजधानी क्या है? जो हमारा ऑप्शन जाएगा साथियों वो जाएगा बी के साथ कोहिमा। जो है ये जो कोहिमा राजधानी है वो नागालैंड की राजधानी है। वहीं पर हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है साथियों। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि भाई सेक्शन कहा जाता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जब प्रश्न की बात करें कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो आप कहेंगे साथियों कि जमाली जो था ये भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? जब बात करें 73 क्वेश्चन की बात करें तो आप कहेंगे साथियों कि ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक थे। वहीं पर बात करें 74 नंबर क्वेश्चन की 74 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जब बात करें कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो साथियों आप कहेंगे कि यही ऑप्शन है 5 वर्ष होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। ऑस्कर अवार्ड संबंध किस क्षेत्र में है? यानी कि पूछेगा कि ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे भाई फिल्म क्षेत्र से भाई ऑस्कर अवार्ड का संबंध है, यानी कि ऑप्शन जाएगा हमारा डी के साथ जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की। कनाडा की राजधानी जब कनाडा की राजधानी पूछे भाई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और जब कनाडा की पूछे तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जाएगा ए के साथ जाएगा। ठीक है, सभी देशों की राजधानियां याद कर लीजिए, सभी देशों की मुद्राएं याद कर लीजिए, प्रश्न बनेगा इससे आपको तौर पर। ठीक है, तो जल्दी से
आपको एक दिन में काम है जल्दी से तैयार कर डालिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वहीं पर बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की, तो आप कहेंगे भाई कि ऑप्शन 77 नंबर कह कि जापान की मुद्रा क्या है। जापान की पूछे तो भाई आप क्या कहेंगे, जापान की मुद्रा युआन है, ठीक है, और यूएसए की डॉलर है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। तो निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है। जब बात करें कि कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है, प्रश्न किसी भी तरह पूछ सकता है, तो ऑप्शन ए सामवेद जो है कर्मकांड प्रधान है, ऑप्शन ए सामवेद, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न की बात करें, 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। हिंदुस्तान समाचार यानी कि हिंदुस्तान जो अखबार आता है, वो समाचार है, वो उसके एजेंसी यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे एजेंसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आप कहेंगे भाई कि ऑप्शन है नोएडा। नोएडा में भैया हिंदुस्तान समाचार का एजेंसी का मुख्यालय है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। कह रहा है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे साथियों कि वर्ष 1947 में हुई। जिस वर्ष भारत आज़ाद हुआ था उसी वर्ष भाई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। कह रहा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे कि भाई इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, मूसी नदी के किनारे स्थित है। बात क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं। पुस्तक वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे साथियों कि लियो टाल्स्टाय, ठीक है, लियो टाल्स्टाय जो थे ये वार एंड पीस के लेखक हैं। चलिए बात क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, 83 की ओर, ठीक है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। जब बात करें कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो आप कहेंगे साथियों कि इसका ऑप्शन जाएगा बी आ जाएगा, संविधान में वैध प्रभुसत्ता निहित है, संविधान में निहित है, राष्ट्रपति में निहित नहीं, ना कि नगर पालिका में, ना ही मंत्रिमंडल में, ना ही राष्ट्रपति में। आपका ऑप्शन जाएगा बी साथ। वहीं पर 84 नंबर प्रश्न की बात कर लें, तो किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है, तो बात करेंगे भाई इसका ऑप्शन केशवानंद भारती वाद ने। जब केशवानंद भारतीय वाद ने हुआ तो उसमें भाई संसद को मौलिक अधिकार में जो है संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। वहीं पर बात करें साथियों 85 नंबर प्रश्न की, तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, कौन सा मूल अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, समता का अधिकार, और ये बात नहीं तो भाई संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं। पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन इसको भाई मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये इस समय क्या है, संपत्ति का अधिकार क्या है, एक कानूनी अधिकार है। क्या है भाई, कानूनी अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार जो है ये संपत्ति का अधिकार है, इस बात को ध्यान रखना, और मूल अधिकार अब नहीं है। चलिए बात क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बात करें, तो किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है, तो आप कहेंगे साथियों कि इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, गन्ना। गन्ना की जब बुआई वो कटाई हो जाती है तो इसमें भाई सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है, सर्वाधिक समय पाया जाता है, लगभग 1 साल का, ठीक है। वहीं 87 नंबर प्रश्न की बात करें, तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। वहाँ पर सूर्य के बाह्य भाग को पूछा है, यहाँ पर सूर्य के मध्य भाग को पूछा है, तो 87 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन जाएगा साथियों प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। वहीं पर 88 नंबर प्रश्न की बात करें, तो सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया सूर्य के बाह्य भाग को क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा, एक बार आप बताइएगा। तो 88 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन भाई ये में थोड़ा सा गड़बड़ है, बात इस क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे। 89 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो आप कहेंगे साथियों कहाँ अवस्थित है, तो आप कहेंगे कि भैया नागपुर में अवस्थित है, ठीक है, नागपुर में अवस्थित है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 90 जो 90 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। जब बात करें कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है साथियों, तो आप कहेंगे कि जो है कॉफ़ी की, मतलब कॉफ़ी जो हमारी है वो नीलगिरी की पहाड़ियों के क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की ओर, ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है, ठीक है। जब प्रश्न कहे कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे कि उड़ीसा राज्य में। अब उड़ीसा पहले था, उड़ीसा हो गया, उसके बाद उसमें भाई हीराकुंड परियोजना स्थित है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। काकड़ा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है। काकड़ा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो आप कहेंगे कि भाई ताप्ती नदी से संबंधित है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की, निम्न में से कौन सी शहर अंगूरों की पैदावार के लिए जाना जाता है, यानी प्रसिद्ध है। जब पूछे कि कौन शहर जो है अंगूरों की पैदावार के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे 93 जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन जाएगा एक साथ नासिक। भाई नासिक में जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, क्या है, नासिक है, ठीक है। चलिए बात क्वेश्चन नंबर 94 की, निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। कौन सा राज्य शहतूत और रेशम उत्पादित करता है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन डी कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जो है ये शहतूत और रेशम जो है उत्पादित करता है। वहीं पर बात करें 95 नंबर क्वेश्चन की, तो आप कहेंगे
डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। जब बात करें कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे साथियों कि जो है ऑप्शन सी वाराणसी में स्थित है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। ठीक है, मक्के की खेती की जा सकती है तो कहाँ की जा सकती है। मक्के की खेती जो है मक्के की खेती कहाँ की जा सकती है तो आप कहेंगे साथियों कि जो है ऑप्शन ए खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जा सकती है, ना कि जायद के मौसम में और ना ही वर्ष भर में, ना ही रबी के मौसम में। ठीक है, खरीफ के मौसम में ओनली की जाती है। वहीं पर 97 प्रश्न की बात करें, 97 नंबर प्रश्न की बात करें तो केरल की राजधानी जब पूछे कि केरल की राजधानी क्या है तो आप साथियों कहेंगे कि केरल की राजधानी जो है हमारी वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें यानी कि 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो खेचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। जब बात करें कि खेचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप कहेंगे तांबा के लिए खेचड़ी प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। कह रहा है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया तो आप कहेंगे कि अल मसूटी द्वारा जो है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया अल मसूटी द्वारा। ठीक है, वहीं पर बात करें 100 नंबर प्रश्न की यानी कि जो 100 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है, मानसून से होती है। तो मैंने इस प्रश्न को मैं अगली वीडियो में बताया था। ठीक है, 2 से 3 वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को कराया है। यदि आप उस वीडियो को देखते होंगे तो भाई इस वीडियो को बता देंगे, इसका सही आंसर बता देंगे। ठीक है, और बाकी आपको क्या लगता है आप कॉमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक कर देना और चैनल पर भाई नए सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यही वीडियो आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ईमानदारी से बेईमानी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करके जाना और एक बार अच्छी क्वेश्चन का कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में फेंक मारिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।